हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम्स में, बैंक के एग्जाम्स में और डिफेंस सर्विसेज में भी। लेकिन आज मैं आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिससे हम लोग सीखेंगे कि कैसे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि मैं जो थ्योरीज, जो रूल्स रेगुलेशंस इसमें आपको सिखा रहा हूं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं उनको यूज करके प्रैक्टिकली आपको दिखा सकूं कि इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत आसानी से एग्जाम के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को हम लोग बहुत तरह के नाम से जानते हैं, जैसे पाराजंबल, पीक्यूआरएस, जंबल्ड सेंटेंसेस। इन सब नामों से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, नाम चाहे जितने अधिक हो, लेकिन काम तो एक ही है कि इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं और उनको आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ में बदलना होता है, और फिर उसके आधार पे बताना होता है कि क्वेश्चंस में पूछे गए जो सवाल होते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, सेकंड सेंटेंस कौन होगा, थर्ड सेंटेंस कौन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स करके दे दिया होता है, इसके बीच में पी, क्यू, आर, एस चार तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। इन चारों को ही मेन रूप से रीअरेंज करना होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चार ही सेंटेंस होते हैं, पी, क्यू, आर और एस। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस इसमें होता ही नहीं है, और इन चारों सेंटेंसेस को ही हम लोगों को रीअरेंज करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे होते हैं जो एक ही सेंटेंस के वर्ड्स को अलग अलग तोड़ करके वो जंबल करके दिया जाता है, जिसको हम लोग को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि वो क्वेश्चंस हम लोग जो लेंगे वो सेंटेंस अरेंजमेंट के होंगे। मतलब एक जंबल्ड पैराग्राफ होगा, जंबल्ड पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जिनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल और कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना होगा। तो जब हम लोग ये करना चाहते हैं तो जो पहला चीज करते हैं वो ये है कि रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। सभी सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग एंड सेंस, और उनके मीनिंग और सेंस को अच्छे से समझना होता है। ये सबसे मस्ट है, ये सबसे कंपलसरी स्टेप है। इसके बिना आप पाराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट या पीक्यूआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस, ये दो स्टेप सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिए तो सेंटेंसेस के बीच में लिंक्स हम लोगों को स्टैब्लिश करने का कोशिश करना है कि किसके बाद कौन सेंटेंस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ठीक है, और लिंक स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग इन सब चीजों का सहारा ले सकते हैं। जो सबसे पहला होता है, रूल्स ऑफ ग्रामर के जरिए हम लोग लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन, कि किसी नाउन को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन आया है, जिस सेंटेंस में है, नाउन वाले सेंटेंस के सामान्यतः बाद उसको लिखा जाएगा। कंजंक्शंस का यूज, देखिए यदि बट से कोई क्लाउज स्टार्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पहले वाला क्लाउज और ये बाद वाला क्लाउज दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। उसी तरह करेक्ट यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स को भी हम लोग देख सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस अधूरा में दीज पे खत्म हो गया है तो इसका जो अगला पार्ट होगा वो प्लूरल नाउन से शुरू होगा। तो इस तरह के जो बेसिक रूल्स आपने पढ़े हैं ग्रामर के अंदर, उन सब रूल्स को यूज करके हम दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर सेंटेंस एडवर्ब के जरिए भी लिंक स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और कहां से लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं, वर्ड ऑर्डर या वर्ड स्ट्रक्चर के जरिए हम लोग लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। घटनाओं या इवेंट्स और एक्शंस के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के आधार पर, मतलब उनके होने के समय के
क्रम के आधार पर हम लोग दो सेंटेंसेज के बीच लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इन सब में, वो है लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस। लॉजिकल सीक्वेंसिंग, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंसिंग का मतलब हो गया कि यहां पर आपको ना ग्रामर का लिंक मिलेगा, ना वर्ड ऑर्डर का या ना वर्ड स्ट्रक्चर का लिंक मिलेगा, और ना क्रोनोलॉजी पता चलेगा। आपको पढ़ने से आपको सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा ये अपने लॉजिक और समझदारी से, कॉमन सेंस से ये पता लगाना पड़ेगा। और मैं कहूं फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट जो भी बात आप इसको समझ सकते हैं, बट फैक्ट यही है कि आज के डेट में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसी पर बेस्ड पूछे जा रहे हैं। लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द इवेंट्स और एक्शंस पे पैराजंबल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस आधार पे लिंक स्टैब्लिश करने के लिए रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग अगले चीज पर चलते हैं। अब जब हम लोगों ने लिंक स्टैब्लिश कर लिया तो क्या करना है कि उस लिंक्स के आधार पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस नहीं हो सकते, और बचे हुए ऑप्शंस में कौन सबसे ज्यादा सेंसिबल लग रहा है उसके आधार पे हम लोग आंसर फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक रफ तरीका था ये जानने का कि किस तरीके से हम लोग पैराजंबल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं इन सब बातों के बावजूद कहना चाहूंगा कि जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग है ये सबसे प्राइम चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप लाख ट्रिक्स लगा दें, लाख फॉर्मूला और टेक्निक लगा दें, लेकिन अगर आपको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो पैराजंबल क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही भूल जाइए आप। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सेगमेंट है 1 से 5 तक का क्वेश्चन, वो हम लोगों के पास जो आएगा वो एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 1997 से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना चाहते हैं तो काम जो करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा कि सबसे पहले सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। रीडिंग फर्स्ट स्टेप, और अलोंग विथ रीडिंग वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस, द मैटर दैट इज देयर इन दोज सेंटेंसेस। ठीक है, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय दिमाग बहुत सतर्क रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। द ट्रैवलर सेड, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ट्रैवलर ने कहा, यात्री ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो किसी ऐसे इन यानी धर्मशाला या सराय का रास्ता जो सबसे पास में हो। जाहिर सी बात है कि यस नो क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरा दिमाग कहता है, देखिए पहले ही से मैंने सबसे पहले कहा कि लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश करने के लिए मेरा दिमाग कहता है कि ये एक यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, और यस नो क्वेश्चन का जवाब या तो यस में होगा या तो नो में होगा। तो हमारे पास दो सेंटेंस है क्यू में और एस में यस से जवाब दिया गया है। एस नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह सवाल ट्रैवलर पूछ रहा है और ट्रैवलर खुद यस में बोले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इतना से हमको कॉमन सेंस समझ में आ गया कि हर हालत में फर्स्ट सेंटेंस के बाद, ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है इसके बाद हर हालत में क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रैवलर ने सवाल पूछा और जवाब दिया पीजेंट यानी किसान ने। ट्रैवलर ने पूछा क्या तुम मुझे सबसे नजदीकी धर्मशाला या सराय का रास्ता बता सकते हो? किसान ने कहा हाँ। ठीक है, तो क्यू से स्टार्ट होगा। तो हमारा लिंक जो मिला 1 के साथ क्यू का, तो जैसे ही क्यू का लिंक मिला तो हमारे पास ये दो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन हो सकते हैं, हमने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्यू के बाद पी बचता है और क्यू के बाद एस बचता है। ठीक है, क्यू के बाद एस बचता है। एस में फिर से यस बोला गया है। यस का मतलब किसी सवाल का जवाब, तो क्यू के बाद एस होने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाता है सेकंड नंबर ऑप्शन।
ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर ले जरा सा। हमने कहा Q के बाद P, तो यदि हम P देते हैं तो P में एक क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। फिर से गौर कीजिएगा, P में क्या है? एक यस नो क्वेश्चन है। ठीक है, इस यस नो क्वेश्चन के बाद फिर से यस में जवाब आना चाहिए, P के बाद S। ठीक है, वेरीफाई हो गया, आंसर मिल गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं और लॉजिकल रीजनिंग, दिमाग खुला रखते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं होने जा रहा है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व किए जा रहे हैं एसएससी ऑडिट एग्जामिनेशन 1997 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं वीडियो बनाकर आपके सामने दे रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर आपके लिए इसके करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि पहले सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और फिर यदि हमें ग्रामर के हिसाब से लिंक मिला तो ग्रामर के हिसाब से, यदि हमें क्रोनोलॉजिकल लिंक मिला तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से, और नहीं तो फाइनली लॉजिकल लिंक तो मिलना ही मिलना है, उसके बिना तो फिर बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा पहला सेंटेंस है, मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है कि सामान्यतः क्या होता है कि किसी स्टेटमेंट के बाद उसको या तो एलैबोरेट किया जाता है या तो इलस्ट्रेट किया जाता है। एलैबोरेट करने का मतलब उसके बारे में डिटेल किया जाता है, इलस्ट्रेट करने का मतलब एग्जाम्पल देते हुए डिटेल किया जाता है। तो हम जब पढ़ेंगे सारे सेंटेंसेस को जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, और व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स। देखिए, जब यहां पर और आ गया कंजंक्शन, तो इसके पहले कोई और ऐसा सेंटेंस आना चाहिए जिसमें इस तरह के संदर्भ की बात हो। तो ये एक से पी का कोई लिंक नहीं होता है। इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेस। इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी कैन बी सीन इन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ इविल बिहेवियर। बहुत सारे अपराधों के पीछे पर्पसलेस क्रुएल्टी को भी देखा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट में कहा कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है, बहुत सारे अपराधों के पीछे तो पर्पसलेस क्रुएल्टी भी होता है, यानी एक का इलेबोरेशन क्यू में हमें दिखता है, तो मेरा दिमाग कहता है कि एक के बाद क्यू होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्यू वाला ऑप्शन एक नंबर में है और एक 4 नंबर में है। इन दोनों ऑप्शंस को हम अभी एलिमिनेट करके चलते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे। नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ना तो माता पिता को और ना ही शिक्षकों को किसी तरह का फायदा मिलता है बच्चों को प्रताड़ित करके। तो जब हम ये सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमको लगता है अच्छे से कि यदि हम Q के बाद R को लिख दें, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो हमको बोला गया उसका इलेबोरेशन Q में है, और Q और फर्स्ट में जो बातें कही गई उसका इलस्ट्रेशन R में है। ठीक है, इतना हो गया। तो Q और R जैसे ही हम लोग देखते हैं तो ये खत्म हो जाता है और हमारा आंसर मिल जाता है। आप चाहे तो फर्दर भी चेक कर सकते हैं कि R से P का लॉजिकल लिंक हो रहा है कि नहीं। तो R में तो एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल यहां P में भी दे रहा कि व्हाट अबाउट द डिजायर फॉर पावर ड्राइविंग पीपल टू हॉरिबल क्राइम्स। और उस डिजायर के बारे में क्या कहेंगे? जो लोगों को शक्ति प्राप्त करने का, पावर प्राप्त करने का डिजायर होता है, और वो पावर जो लोगों को हॉरिबल क्राइम करने के लिए विवश करता है। तो मतलब कि इसमें भी तो पैसा पीछे नहीं आ रहा है ना, अपराध के पीछे कारण पैसा नहीं दिख रहा है। और एस में है, द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय फिनेंशियल गेन्स। और सेक्सुअल मोटिवेटर्स जो, सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं, सेक्सुअल अपराध करने वाले जो लोग होते हैं, वो भी पैसों के द्वारा मोटिवेटेड नहीं होते। तो इस तरह से हमारा QRPS फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना कि इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्रोसेस वही रहेगा। विल हैव टू गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली, try and understand the sense and the meaning of all the sentences, and if you find any
link based on the rules of grammar. Try and establish that link. If you find any link on the chronology of the events or actions being talked about in the sentences, you can just establish those links also. But as I have told you earlier, that most of the questions will be based on the logical sequencing of the actions or events. So कीप इन योर माइंड, बेयर इन योर माइंड कि आपको हमेशा अपने लॉजिक को ही इंप्रूव करके यहाँ पर अप्लाई करना होगा कि किस तरह से कॉमन सेंस अप्लाई करने से लिंक मिलता है। तो फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि इवन द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इवन जो सबसे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं ना लिविंग वर्ल्ड के, वो बहुत ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। और जब हम लोग ऐसा देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्यू नंबर होना चाहिए। उसमें स्मॉल इंसेक्ट्स में उदाहरण दिया गया है एन एंट और ए gnat फॉर एग्जांपल इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शेल्स, है ना। उदाहरण के तौर पे चींटी है, दीमक है, ये सब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक हम देख पाते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस तो फिक्स है कि फर्स्ट होगा, और इसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक हमको मिलता है वो मिलता है क्यू का। और क्यू के आधार पर यदि हम चलें तो ये दो ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। क्यू के बाद जो हम देख पाते हैं कि होना चाहिए पी नंबर। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है फर्दर मोर, और तो और द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स, देखिए दीज स्मॉल क्रिएचर्स, कौन से क्रिएचर्स? एंट्स और gnat के बारे में बात कर रहा है। वाइडली डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि इन स्मॉल क्रिएचर्स में जो सेल्स होते हैं उन सब सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो ये इलेबोरेट किया गया क्यू के बाद पी, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल दिया गया उस बात को और जस्टिफाई करने के लिए, इवन अ माइट हैज सेल्स मेकिंग अप इट्स स्केलेटल स्ट्रक्चर। दीमक में भी एक ऐसा सेल का स्ट्रक्चर होता है जो स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाता है, जो उसके कंकाल तंत्र को बनाता है। मतलब सेल्स भी डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन के। तो क्यू पी के बाद आर, और उसके बाद एस। एस क्यों? क्योंकि लिखता है इट ऑल्सो, इट किसके लिए? माइट के लिए। इट ऑल्सो हैज सेल्स, इसमें यह भी सेल्स होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए। स्केलेटल स्ट्रक्चर के लिए होते हैं और रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव फंक्शंस के लिए भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा, और 6 में होगा, लास्ट सेंटेंस हमारा 6 होगा, ठीक है। लास्ट सेंटेंस 6 क्या होगा बच्चों? देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा होगा 6। थोड़ा नॉइज हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बाहर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर आया QPRS आ गया, QPRS यानी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग अपना देख सकते हैं कि आंसर इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द सेंटेंसेस के आधार पर आंसर नंबर 4 आ गया, जो कि इसका आंसर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। काफी नॉइज होने लगा है बाहर, पता नहीं आपके पास भी नॉइज पहुंच जाए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, रीडिंग करेंगे अच्छे से सारे सेंटेंसेस को, और लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द एक्शंस और इवेंट्स करेंगे। कहता है एडवोकेट्स ऑफ अ स्पेस प्रोग्राम आर्ग्यू फॉर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एक्सप्लोरिंग मार्स। स्पेस प्रोग्राम के जो एडवोकेट्स हैं, समर्थक हैं, वो इस बात का तर्क देते हैं कि मार्स को यानी मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करने पर पैसा खर्च करना चाहिए, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, ठीक है। हम जब सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है तो फिक्स्ड है कि फर्स्ट शुरुआत नंबर में होगा, और इसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक मिलता है वो मिलता है एस का। क्यों एस का मिलता है? एस में लिखा है दीज एंथुसियास्ट्स, मतलब ये जो समर्थक हैं, आर्ग्यू तर्क देते हैं कि मार्स कुड बी ए पेरेनियल सोर्स ऑफ मटेरियल्स फॉर अस अर्थलिंग्स। मार्स एक अंतहीन स्रोत हो सकता है, असीमित स्रोत हो सकता है मटेरियल्स का हम पृथ्वीवासियों के लिए, मतलब वो लोग सपोर्ट करते हैं कि बहुत पैसा खर्च करना चाहिए। और क्यों खर्च करना चाहिए वो एस में इसका कारण बताया गया है, इसलिए फर्स्ट के बाद एस होगा, ठीक है। अब एस के बाद जो हम सबसे लॉजिकल बात देख पाते हैं वो पी में।
क्योंकि इस बात का विरोध किया गया बट लगा के, बट देयर इज नो फर्म एविडेंस, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है ऑफ एनी वैल्यूएबल मिनरल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मार्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अर्थ। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि मार्स पर कीमती मिनरल्स मिल ही जाएंगे और उनको पृथ्वी पर लाया ही जा सकेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट और एस में ये बात के लिए जोरदार समर्थन किया गया है कि मंगल ग्रह पर पैसे खर्च करने चाहिए एक्सप्लोरेशन में। क्यों? क्योंकि वहां से बहुत मिनरल्स मिल सकते हैं असीमित मात्रा में, जो हम पृथ्वीवासियों के लिए अच्छे हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। लेकिन अब इसको कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि वहां मिलेंगे ही, और मिलेंगे तो यहां लाया जा सकता है। तो एस के बाद पी। ठीक है, तो जो मैं देख पा रहा हूं कि फर्स्ट सेंटेंस पहले आना चाहिए, एस के बाद फिर पी होना चाहिए। अब पी के बाद जो मैं समझ पा रहा हूं पढ़ने से कि यहां आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल्सो अनरियलिस्टिक अबाउट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये दे कौन है? ये एडवोकेट्स हैं, सपोर्टर्स हैं। तो these supporters are also unrealistic about the cost of transportation that will be involved in the interplanetary movement of men and materials। और ये जो समर्थक हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि पैसा खर्च हो तो हो, मार्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो ये भी नहीं जानते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक मनुष्यों को और पदार्थों को लाने ले जाने में कितना पैसा अमाउंट खर्च होगा। तो इस तरह से हमको यहां पर आर मिल जाता है। अब तो फाइनली कौन बचा? क्यू। क्यों देखिए सही सीक्वेंस में आया। वर्स्ट, सबसे बुरी बात तो यह है, तो सबसे बुरी बात है तो सबसे लास्ट में बोल रहे हैं हम लोग। सबसे बुरी बात तो है कि नोबडी हैज एनी आइडिया, किसी को यह पता भी नहीं है व्हाट अनडिजायरेबल माइक्रोब्स और पॉइजनस मटेरियल्स वी विल बी इंपोर्टिंग फ्रॉम मार्स, कि कौन कौन से अनडिजायरेबल माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, और कौन कौन से जहरीले पदार्थ हम लोग मंगल से अपने ग्रह पर ले आएंगे। जाहिर सी बात है, जब हम वहां से मिनरल्स लाएंगे तो मिनरल्स में बहुत सारे उसके साथ माइक्रोब्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस भी आ सकते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक होंगे। इसका उनको आइडिया भी नहीं है। और तब लास्ट में आएगा 6 नंबर सेंटेंस। ठीक है, 6 नंबर में कहा जा रहा है, आवर रेस टू मार्स इज लाइकली टू बी ए वाइल्ड गूस चेज। हमारा जो दौड़ चल रहा है मंगल ग्रह की तरफ, संभावना है कि एक वाइल्ड गूस चेज बन जाएगा, एक निरर्थक प्रयास बनेगा, क्योंकि हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस तरह से हम लोग देखते हैं SPRQ। तो हमारा सही आंसर आता है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। हमारा सही आंसर कौन आ गया? फर्स्ट।